Recording in progress. आज के आपके करंट अफेयर 2 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है गिग इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली एक जनरल रिपोर्ट उसी के बेसिस पे आपका एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ था कि क्या इंडियन वुमेन की प्रेजेंस गिग इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले गिग इकोनॉमी क्या है। देखो, गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जब तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिक काम करते हो, तुम ना किसी कंपनी के साथ परमानेंटली नहीं जुड़े हुए। तुम क्या है, किसी कंपनी ने लेट्स सपोज एक टेम्पररी कोई काम करवाना था, लेट्स सपोज वो काम 10 दिन का था, तुम 10 दिन के लिए उस कंपनी के साथ जुड़े हो। 10 दिन के लिए जितने घंटे अलॉट हुए तुम उतने घंटे उस कंपनी में जाओगे या घर पे बैठ के उस कंपनी के लिए काम करोगे। वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तुम अपने रास्ते हो, कंपनी अपने रास्ते। तुम उस कंपनी के हर टाइम परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तुम्हें सिर्फ पेमेंट मिल रही है बेस्ड ऑन कि तुम्हें काम क्या अलॉट किया गया, सिर्फ उसके बेसिस पे तुम्हें पेमेंट मिल रही है। जैसे वो काम खत्म होगा साथ में, मतलब काम जितना मर्जी लंबा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2-2 3-3 साल चलते हैं, पर जो भी काम होगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तुम ऑनलाइन भी काम कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज इंडिया बैठे हुए तुम अमेरिका का कोई काम उठा लो, वहां की कंपनी का पर टेम्पररी काम है, परमानेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें एक टेम्पररी काम है कि जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ और ओवर। गिग वर्ड इससे ही आता है। देखो, जो आपके जैसे जहां पे आपके जो सिंगर्स, डांसर्स या कॉमेडियंस ये सब परफॉर्म करने आते हैं ना, इन्हें भी कहते हैं कि ये अपना गिग करने आए हैं, इनका गिग एक्ट है। क्योंकि ये उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में, उस जगह पे रोज तो नहीं आके परफॉर्म करते, एक दिन आ रहे हैं ना, तो इसलिए उनके लिए भी यूज किया जाता है कि गिग करने आए हैं। गिग का मतलब है उस स्पेसिफिक शो के उन्हें पैसे मिले हैं, शो खत्म हुआ वो अपने रास्ते, रेस्टोरेंट अपने रास्ते। ठीक है, सिर्फ वो उस प्रोजेक्ट के लिए, उस दिन के लिए या उस चीज के लिए एक साथ आए हैं, बस उसके बाद अलग अलग। उनकी परमानेंट एसोसिएशन एक दूसरे से कोई नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके साथ साथ मैंने इस चीज की भी डिटेल लिख दी। देखो, इंडिया ना अपने लेबर लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, उसके अंदर गिग इकोनॉमी का क्या है। मैं आपको सबसे पहले ये लेबर लॉज है क्या और क्या कहते हैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। देखो, इंडिया के अंदर जो ये लेबर लॉज हैं, इसमें अगर बात की जाए, मतलब ये सारे लेबर लॉज की, इंडिया के अंदर हम जब भी कहते हैं कि फॉरेन से कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, देखो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्यों हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीख करते हैं। एक तो जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगी, हमेशा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एक तो ये फायदा है। ठीक है, दूसरा इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये दो टाइप की चीजें यहां हमेशा हो सकती हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, अब पर इन्वेस्टमेंट, एक फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट ही क्यों करेगी। फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर तभी इन्वेस्ट करेगी जब उसे दिखेगा कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, ये फायदेमंद चीज साबित हो सकती है। और अगर इसे प्रॉफिटेबल साबित करना है तो अल्टीमेटली हमें ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी कि कंपनीज को कंफर्टेबल महसूस हो। इसके चलते हुए तुमने कई बार अखबारों में सुना होगा कि सरकार काम कर रही है ईज ऑफ बिजनेस पे, कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना, ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर बिजनेस शुरू करना, चलाना और बंद करना, ये तीनों प्रोसेस कितने आसान बनाए जाते हैं। देखो, पहले क्या होता था कि अगर इंडिया में किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके आओ, जैसे एक फैक्ट्री मान लो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके आओ, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आने में 35-40 दिन लग गए, उसके बाद और पेपर फाइलिंग में, मतलब अगर जितने पेपर होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इंडिया में कई बार बिजनेस शुरू करते करते ही 1.5-2 साल निकल जाते थे। ठीक है, और जो बाहर से कॉर्पोरेट कंपनीज आ रही हैं उनके पास इतनी पेशेंस नहीं होती कि 2-2 साल तुम्हारे पेपर वर्क फाइल करते हैं। इंडिया ने इसी के चलते हुए इंडिया के अंदर पूरा का पूरा जो बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उसका पेपर वर्क बहुत ही रिड्यूस किया। अब वो लिटरली पेपर वर्क ऐसा है कि कंपनी, एक बंदा
7 से 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी शुरू कर सकता है, सरकार की तरफ से सारे ही परमिशन आ जाए। ठीक है, तो हमने फॉरेन कंपनीज के लिए भी आसान कर दिया है। उसके बाद अगली चीज जो चेंज हुई है, टैक्सेशन रिजीम, जैसे जो जीएसटी ये सब कुछ आया, फाइलिंग थोड़ी सी आसान कर दी है। ठीक है, कैलकुलेशंस आसान कर दी हैं। सरकार इसी चीज में लगी हुई है कि जितना आसान करेंगे रूल्स और रेगुलेशंस को, उतना, देखो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अगर कंपनीज को यही डर बैठा रहा कि मैं कहीं ना कहीं अगर कोई गलती कर दी सरकार ने तो साथ के साथ उठा के फाइन लगा देना, तो फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसे क्यों लगाएगी? अगर रूल्स सिंपल होंगे, चाहे टैक्सेस जैसे मर्जी हो, पर रूल्स अगर टैक्सेस के सिंपल है कि इतने के इतना बना, इतने के इतना हुआ, तो कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए उतने इंटरेस्टेड होंगे। वैसे ही अगर किसी ने कंपनी बंद करके जानी है, वो प्रोसेस भी आसान होना चाहिए। अपने इन्वेस्टर्स को कैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने कस्टमर्स को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब जैसे बैंक्स हैं, अगर कोई बैंक बंद होता है, बैंक के तो कस्टमर्स भी है ना, जिनका पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, वो पैसा किस तरीके से, सारा का सारा पैसा तो कभी भी रिटर्न नहीं होता था, सरकार सिर्फ 5% पैसे की गारंटी देती है। वैसे तो अगर आपका बैंक कभी फेल हो जाए, सिर्फ आपको 5% पैसे की गारंटी है ओरिजिनली, मतलब 10% तक सरकार दे देती है। यानी कि अगर लाख रुपए अकाउंट में थे तो 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये है सरकार की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके चलते हुए एक इंडिया में और इश्यू जो अभी तक बना हुआ है, वो है इंडिया के लेबर लॉज। इंडिया के अंदर ना लेबर लॉज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इंडिया की सरकार में इंडिपेंडेंस से लेके अब तक क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे मल्टीपल रूल्स बना दिए गए हैं। ये मल्टीपल रूल्स क्या है कि कई रूल्स ना एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और इस तरीके से ओवरलैप करते हैं कि तुम इसे फॉलो करने जाओगे, कहीं ना कहीं तुम थोड़े से इसमें भी गलत हो जाओगे। तो आपकी फॉरेन कंपनीज ना इंडिया के लेबर लॉज से बहुत ज्यादा डरती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे लेबर लॉज को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया क्या कर रहा है, 4 लेबर कोड बनाने लगा बस। अभी हमारे ये 13-14 हैं, उन्हें शॉर्ट करके हम सिर्फ 4 रखने वाले हैं। तो हम इसे सिंप्लीफाई से भी कर रहे हैं कि कम रह जाए, और ये 4 कोड के अंदर हर चीज डिटेल्ड होगी। जैसे कि ये कोड्स बात कैसी करते होते हैं, मतलब ये जितनी भी आपकी चीजें हैं ना, जैसे कि मैक्सिमम कितने घंटे काम करवा सकते हो, ये जो 8 घंटे का प्रोविजन है, ये सब कुछ। जैसे अभी सरकार ने जो लेबर कोड बनाने लगी है, सरकार ने उसमें एक ये भी प्रोविजन डाला है कि आप हफ्ते में 4 दिन काम करवाओ और 3 दिन छुट्टी करो। ठीक है, करेंगे आपके। तो आपके लेबर कोड में ये भी जैसी चीजें, अभी तक क्या होता था कि दिन में तो मैक्सिमम 8 घंटे काम करवा सकते हो, और दिन में 1 दिन जो है वो ऑफ देना पड़ेगा। ठीक है, ये लेबर कोड के अंदर लिखा हुआ है। ये कंपनीज के बस चले वो तो रोज ही बुला लें। ठीक है, अब जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था, जो आईटी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उनकी तो 8-8 घंटे की शिफ्ट बची ही नहीं है, अगले 10-12 घंटे काम करने बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि घर पे तो अगला कह रहे हैं कि घर पे तो वो और कर लो और कर लो, तो अगले करवाई जा रहे हैं काम। ठीक है, तो ये सारी चीजों के चलते हुए जैसे लेबर कोड अब इस चीज को भी स्पेसिफाई करने लगा है कि करने को कंपनीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक दिन में वर्कर से 10 घंटे काम करवा लें, पर फिर 4 दिन काम करवाएं, 3 दिन छुट्टी करते हैं। तो कई कंपनीज आने वाले टाइम में करना भी शुरू कर चुकी हैं, कई कंपनीज तो जिन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे अब 3 दिन ऑफ कर दिए हैं। तो हफ्ते में 4 दिन काम है, 3 दिन छुट्टी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी साइड पे और प्रोविजंस में जैसे मैटरनिटी लीव, एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितने टाइम की छुट्टी मिलनी चाहिए, प्रेगनेंसी से पहले कितने टाइम की, डिलीवरी के बाद कितने टाइम की, वो सारी की सारी आपकी छुट्टियां स्पेसिफाई की जाती हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजन है ये हमेशा लेबर कोड्स में होते हैं। तो इंडिया के अभी ये 13-14 लॉज हैं, उन सबको शॉर्ट करके हम सिर्फ 4 कोड बनाने लगे ताकि लॉ सिंपल हो जाए और सब कुछ। और इसी में ही जो ये चेंजिंग सिनेरियो आ रहा है, जहां पे अब लोगों में भी ना लॉन्ग टर्म में ये प्रेफरेंस बनती आ रही है कि एक कंपनी के साथ क्यों काम करना। जिनके पास कोई ऐसी स्किल है, ठीक है, उन्हें ये लग रहा है कि जहां जहां जो जो प्रोजेक्ट आता है सारे उठा लेते हैं, अपना घर पे आराम से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम करेंगे। जिस दिन काम करना है 12 घंटे भी कर लेंगे, जिस दिन नहीं करना उस दिन बिल्कुल ही नहीं करना। गिग इकोनॉमी में ये भी तो फायदा है, तुम बाउंडेड नहीं हो ना कि रोज तुम्हें शो अप करना ही पड़ेगा।
तो इस कारण आपके लेबर कोड्स को इस चेंजिंग सिनेरियो के तौर पे भी एडजस्ट किया जा रहा है। इसके अंदर भी गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पर क्या है, इस टाइम ना कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सेंटर के पास इस टाइम कितने वर्कर्स आपके गिग इकोनॉमी में है उसका कोई डेटा नहीं है। एस्टिमेट है कि 130 मिलियन के करीब यानी कि 13 करोड़ के करीब लोग गिग वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। पर वैसे कितने हैं कितने नहीं है उसका एग्जैक्ट डेटा सरकार ने अभी तक कोई सर्वे नहीं करवाया। पर इसके अंडर सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए भी ये चीज की है कि जो भी पर्सन गिग वर्कर को भी हायर करेगा, जितने टाइम के लिए हायर करेगा, उनके हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स उन्हें देने पड़ेंगे। हेल्थ, मैटरनिटी, लाइफ, डिसेबिलिटी कवर, ये सब कुछ होता है, ये देना पड़ता है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जो गिग वर्कर है, आप देखो गिग वर्कर के पास कोई सिक्योरिटी थोड़ी है। ठीक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी उसे नहीं दे रही, कुछ वो नहीं दे रही, तो उसे सब कुछ अपना लेना पड़ेगा। तो सरकार अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। अभी भी वर्कर खुद ही लेता है, ऐसा नहीं होता कि कोई और लेके दे रहा है उसे। होता क्या है, उसकी सैलरी में से कट जाता है और उसकी इन चीजों में ऐड हो जाता है। ठीक है, पर वो जो चीज है जो सैलरीज में ऐड हो रहा है, मतलब सैलरी से कट रहा है, वो अल्टीमेटली उसके बेनिफिट में ऐड हो रहा है। उसे जैसे किसी को अगर काम करते हुए कोई डिसेबिलिटी आ गई, लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिशियन, और जो आपने ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन देखे ही है कि बस घर पे काम करने आते हैं, एक दिन लेट्स सपोज घर की सारी वायरिंग की, अगले दिन अगली जगह चले गए, वो भी गिग वर्कर ही है। ठीक है, गिग उनके लिए तो यही गिग हुआ ना कि आज ये वाला घर किया, कल कोई और घर किया। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। अब अगर वो कहीं पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी में, चलो घर के तो काम छोटे मोटे हैं, बड़ी कंपनियों में अगलों को लाखों का काम मिल जाएगा, तो वहां पे जब वो काम कर रहे हैं और लेट्स सपोज किसी को कोई भी किसी का हाथ किसी चीज में डैमेज हो गया और ऑपरेशन के टाइम काटना पड़ गया, डिसेबिलिटी आ गई ना, अब उसके बाद उन्हें डिसेबिलिटी बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। एक पर्सन का एक हाथ ही गायब हो चुका है, उसकी काम करने की कैपेबिलिटी तो अपने आप ही कम होगी। इसके चलते हुए ऐसे बेनिफिट्स का कवर, तो उनकी सैलरी में से ऐसे चीजें काटी जाती हैं, अगर कभी डिसेबिलिटी आ गई उसके लिए एक्स्ट्रा पेज, ये सब कुछ सरकार फिर डिस्पैच करना शुरू कर देती है। तो सरकार पहले कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सब कुछ काम करता है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ पे? तो ये सबसे पहला था। दूसरा आपका करंट अफेयर है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये ना आपके अमेरिका का, यूएसए का एक एक्ट है जिसकी भी अमेरिका के साथ नहीं बनती है। इन स्पेसिफिक इस टाइम ये 3 कंट्रीज के ऊपर लगा हुआ है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। ठीक है, अमेरिका उनके ऊपर क्या करता है, सैंक्शंस इंपोज करने के लिए ये एक्ट यूज करता है। इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि एक सबसे पहली बात तो ये कंट्रीज अमेरिका के साथ ट्रेड या तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगी या रिस्ट्रिक्टेड, जो कुछ लिमिटेड आइटम्स हैं सिर्फ उन्हीं में कर पाएंगे। देखो इसमें अमेरिका अपनी, ये अमेरिका के एक्ट क्यों मायने रखता है, अमेरिका के साथ ये ट्रेड करना, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डॉलर्स में सब कुछ ट्रेड होता है। अगर अमेरिका ने ट्रेड तुम्हारे साथ करना बंद कर दिया, तुम्हारे पास डॉलर का एक्सेस भी खत्म हो जाता है। देखो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे हम जब लोकल करेंसी में, जैसे हम लोकली कोई सामान खरीद रहे हैं, ये एक हमारी बाउंड्री मान लो, इंडिया के अंदर तो हम हर सामान रुपये में खरीद रहे हैं। पर अगर इंडिया को कोई सामान बाहर से मंगाना है, इंडिया सामान कोई बाहर भी भेजेगा, अल्टीमेटली इंडिया को पे भी डॉलर में करना पड़ेगा और वहां से जो पेमेंट इंडिया की तरफ रिसीव भी होगी वो भी डॉलर में ही रिसीव होगी। ठीक है, वो तो जब इंडिया पैसा पहुंचता है उसे रुपये में आरबीआई कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में डाल के देता है। लेट्स सपोज आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, आपने किसी को बाहर पैसा भेजा, आप तो रुपये में भेज रहे हो, पर जैसे अब रुपये अगर कनाडा पहुंचेगा, कनाडा में बैठे हुए किसी भी इंसान के लिए रुपये क्या मायने रखता है, वहां पे वो रुपये कोई एक्सेप्ट करेगा। जैसे इंडिया के अंदर अगर तुम डॉलर का नोट उल्टा ले लो, तो बाहर से कोई पैसे डॉलर में भेजता है, अमेरिका से किसी ने डॉलर में तुम्हें पैसे भेजे, तुमने डॉलर ही लेके घूम रहे हो, दुकानदार के पास जाके कहो कि ये लो $1 70 रुपए के बराबर, दुकानदार लेगा थोड़ी, दुकानदार कहेगा मुझे तो रुपए चाहिए, मैं कहां से एक्सचेंज करवाता फिरूंगा उसके पास।
ठीक है, तो नहीं, अगर ले भी लेगा उस तो कहीं जाके एक्सचेंज ही करवाने पड़ेंगे ना, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में डॉलर चलेगा थोड़ी। तो वही चीज है कि इंटरनेशनल करेंसी जो बन चुकी है ना वो डॉलर है, ठीक है, सबसे जो मेन करेंसीज में से है वो डॉलर है। टोटल 5 करेंसीज हैं, पर उसमें सबसे जो मेन है वो डॉलर। तो अगर अमेरिका ये एक्ट लगा देता है, आपका डॉलर के एक्सेस रुक जाता है कि आप डॉलर के रिजर्व्स ना ले पाते हो, मतलब आपको पेमेंट डॉलर में नहीं आएगी, ठीक है, आप सेटलमेंट भी डॉलर में, आप सेटलमेंट डॉलर में कर सकते हो, पर एक टाइम में डॉलर खत्म हो जाएंगे क्योंकि डॉलर आएंगे नहीं आप, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए कार्डसा एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जैसे रशिया के ऊपर कार्डसा लगा हुआ है, रशिया से हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, जैसे S-400 एक एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है आपका, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हवा में कुछ भी उड़ रहा होगा उसे आराम से उड़ा सकते हैं। वो रशिया से इंडिया को डिलीवर हो रहा है, S-400 मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। करुण जी आपका माइक ऑन है। एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400। इसकी इस टाइम इंडिया को डिलीवरीज शुरू हो गई हैं, पर ये डिलीवरीज अभी भी बहुत लेट है, 2021 के एंड में जाके ये डिलीवरीज आने लगी हैं। हमने रशिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2018 में, तो 2018 से 2022 आ गया है, अभी तक ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। इसका असर यहीं से आता है, मतलब ये क्यों अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि रशिया को पेमेंट्स ना बहुत रुक रुक के जा रही है। उसका मेन काम है, रशिया के ऊपर अभी सैंक्शन नहीं लगी है। यूक्रेन का अगर पूरा मैप देखोगे ना, यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा एक आइलैंड का एरिया है जिसे कहते हैं क्रेमिया पेनिनसुला। ये क्रीमिया के एरिया के ऊपर 2018 में ही आपके रशिया ने सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था। तभी आपके ये जो कार्डसा एक्ट है, थ्रू सैंक्शंस, कार्डसा उस टाइम रशिया के ऊपर लगा दिया गया था कि उन्होंने यूक्रेन का ये एरिया हथिया दिया, ठीक है, और उन्हें बोला गया था कि आप पीछे हट जाओ। तो इसका असर क्या होता है? सिर्फ रशिया के ऊपर असर नहीं पड़ता, रशिया को पेमेंट फंसेंगी तो रशिया डिलीवरी भी लेट करेगा। दूसरा, कार्डसा के अंदर यह भी प्रोविजन है कि जो कंट्रीज इंसिस्ट करेंगी कि नहीं, जैसे रशिया है हमारे लिए, कि अगर इंडिया इंसिस्ट करता है कि मैं रशिया के साथ ट्रेड करता ही रहूंगा, इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग सकती है, तो इंडिया के ऊपर भी कार्डसा लग जाएगा, ठीक है। तो इन 3 देशों के साथ ट्रेड रोकना, अमेरिका अपनी डोमिनेंट पोजीशन की इस तरीके से फायदा उठाता है। एक तो इनके लिए करेंसी लिमिट कर देता है, ठीक है, मार्केट का एक्सेस, अपनी मार्केट का एक्सेस लिमिट कर देता है, और बाकियों के ऊपर इस तरीके से जबरदस्ती करता है कि अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर एक बार इंडिया को एग्जेम्पशन मिल गई थी कार्डसा से कि चलो कोई बात नहीं, तुम ले लो S-400, हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अमेरिका के अंदर एग्जेम्पशन का पूरा लॉ पास हुआ था, पर हुआ कि अब फिर से लड़ाई छेड़ दी है रशिया ने, तब अमेरिका ने नए सैंक्शंस लगा दिए, तो अब फिर से S-400 डिलीवर होंगे या नहीं होंगे, फिर से वो बात बीच में फंसी हुई है। और हमने कई वेपन्स यूक्रेन से भी ऑर्डर किए हुए थे, अब यूक्रेन की तो सरकार का ही नहीं पता कि रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी सारे ऑर्डर अब फंसे पड़े हैं, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी न्यूज इसी के चलते हुए थी, यूक्रेन क्राइसिस के चलते हुए इंडिया जो मॉस्को और कीव दोनों से डिफेंस कॉपरेशन रखता है, उसमें अनसर्टेनिटी है कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें काम करेंगे, जैसे S-400 की जो डील होगी। नहीं, वो तो पाकिस्तान के जोक बन रहे हैं कि पाकिस्तान ने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हैं और पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम अपना कर्जा पे नहीं करेंगे, तो मजाक में जोक बना रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा ही इतना ज्यादा है, ठीक है, कि पाकिस्तान कर्जा देने के लिए मुकर गया सैंक्शन से कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, तो वो तो ऐसे ही बेचारों का मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और रशिया के कोई इतने, अभी देखो, अभी उन्होंने रिश्ते बनाने शुरू किए हैं, अभी उनके रिश्ते इतने भी बने नहीं है, ठीक है। तो वो कोई इतनी
ट्रेड करते ही नहीं है वो इतना कि कोई उनके ऊपर सैंक्शन लगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका काटसा का एक्ट है। अगली चीज है शंकराचार्य टेम्पल। देखो कभी भी आप श्रीनगर जाओगे तो आप इस चीज को देखोगे, एक हिल टॉप के ऊपर मंदिर बना हुआ है जिसे कहते हैं शंकराचार्य टेम्पल। डाल लेक से सामने दिखता है, ऊपर पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे। तो ये जो टेम्पल है, पहली बात तो सिक्योरिटी के चलते हुए वहां पे कोई फोन फोन कुछ नहीं लेके जाने देते, सब कुछ बहुत दूर सब कुछ रखवा लेंगे वो। ठीक है, क्योंकि मिलिटेंट्स ने एक टाइम पे थ्रेटन किया था कि वो इस टेम्पल को उड़ा देंगे। तो ऑब्वियसली रिलीजियस इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए कि हिंदू टेम्पल बचा रहे वहां पे, ठीक है, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कट्टरवाद फैल जाए, ठीक है, तो हमने उस टेम्पल को बचाए रखा है और उसके लिए सिक्योरिटी की बिल्कुल अलग से अरेंजमेंट्स है। ये जो टेम्पल है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओल्डेस्ट टेम्पल है कश्मीर का, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर टेम्पल है कश्मीर का। ठीक है, हिस्टोरिकली भी ट्रेडिशनली भी ये बहुत ही पुराना है, बहुत सालों से। ये इसलिए न्यूज में है, कल जैसे आपकी महाशिवरात्रि थी, ये लॉर्ड शिवा का ही टेम्पल है। ठीक है, इसकी हाइट 1000 फीट अबव दी वैली फ्लोर है, जहां पे वैली होती है उससे 1000 फीट ऊपर है। तभी मैंने जैसे आपको बताया, आप डाल लेक घूम रहे होगे, टेम्पल ऊपर दिखता है। ठीक है, तो सारा श्रीनगर, और यहां जाओगे तो सारा श्रीनगर दिखता है। ठीक है, ऊपर से सारा व्यू श्रीनगर का है। तो ये जो चीज है, ये टेम्पल आपके बुद्धिस्ट आइकॉनिक टेम्पल भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट नेम्स भी लिखे हुए हैं। तो जैसे आप इंडिया के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स देखोगे ना, देखो इंडिया के अंदर जो अब चाहे थोड़ा बहुत रिलीजियस में बाउंड्रीज आने लगी, पर ट्रेडिशनली इंडिया के अंदर अगर तुम रिलीजन्स को देखोगे ना, रिलीजन्स आपस में बहुत ही पीसफुली भी एग्जिस्ट किए हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक और टेम्पल बताया था जहां पे जैन्स और हिंदुइज्म दोनों के अंदर बिल्डिंग्स हैं। कौन सा टेम्पल पड़ा है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही, 2 या 3 दिन पहले, खाजूराहो। खाजूराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में आपका, वो टेम्पल खाजूराहो टेम्पल वैसे हिंदू टेम्पल के तौर पे फेमस है, पर उस टेम्पल के अंदर जैन धर्म की भी कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो यानी कि उस किसी जमाने में जैन और हिंदू एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर वर्शिप करते थे और पीसफुली रहते थे। तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट इंडिया का एक टाइम ऐसा एग्जिस्ट करता रहा। वो चीज यहाँ पे भी दिखती है। देखो एक टाइम पे आपके जो ये कश्मीर और ये सारा इलाका है, यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो ये चीज फेमस हुई, यहाँ पे ब्राह्मण्स क्योंकि बहुत ज्यादा रहते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन एक्चुअली हिंदू ही रही है एक टाइम पे, तो ऑब्वियसली इस्लाम बाहर से आया है। और यहाँ पे जो आपके ये सारे के सारे लोग थे, हिंदुइज्म सबसे बड़ा रिलीजन था, उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे रिलीजन जिन्होंने भी, क्योंकि आपने जैसे आपने सुना है जो संत और ये होते थे वो हिमालयाज में चले जाते होते थे, वो एक्चुअली ऐसे श्रीनगर और उससे ऊपर वाले इलाके इन्हीं चीजों के लिए फेमस थे कि लोग यहाँ पे जाके मेडिटेशन करने बैठ जाते थे और ये सब कुछ बहुत ही पीसफुल सुंदर इलाके हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे आपके ये ट्रेडिशंस दिखते हैं कि यहाँ पे बुद्धिस्ट आइकन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पर्शियन और मुस्लिम फेथ के भी सबूत हैं। तो एक ही बिल्डिंग में मुस्लिम, जब बाद में इस्लाम भी आया, इस्लाम के भी इसी के अंदर सबूत दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस स्टार्टिंग में, यानी कश्मीर वैली में बिल्कुल स्टार्टिंग में कट्टरवाद नहीं था एक टाइम पे कि आपके हिंदूज अलग गए, मुस्लिम अलग गए, कश्मीरी पंडितों को कभी मारा गया हो, ये सब कुछ ऐसा एक टाइम पे नहीं था। कश्मीर वैली बहुत पीसफुल रही है एक टाइम पे। ठीक है, वो जो पीस थी उसके ये सबूत हैं कि एक टाइम पे एक ही बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल रिलीजन के बिल्डिंग और उसके आसपास के कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल सबूत मिलते हैं। ठीक है, ये जो आज टेम्पल है इसके बारे एक्चुअली जो हमें सबसे पुरानी हिस्टोरिक रेफरेंस मिलती है ना, वो कल्हान करके एक ऑथर थे, आपके हिस्टोरिक ऑथर थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, राज तरंगनी। एक मिनट, इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग,
राज तिरंगनी जो किताब है ये क्यों फेमस है? राज तिरंगनी के अंदर ना आपके जो कल्हान जो ऑथर थे, कल्हान कश्मीर को ही बिलोंग करते थे। कल्हान ने सारी की सारी कश्मीर की हिस्ट्री राज तिरंगनी किताब में लिखी है। उसने एक के बाद एक राजा कौन आया और उस राजे ने वहां पे क्या क्या स्टेप्स उठाए, क्या क्या हुआ है, पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में हिस्ट्री क्रिएट की है आपकी कश्मीर की। देखो हिस्ट्री के जो सोर्सेज होते हैं ना, इन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो जिस टाइम पे तुम बैठे हिस्ट्री लिख रहे हो, अगर उसी जमाने की हिस्ट्री लिख रहे हो, उसे कहते हैं कि वो प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, जैसे आज का टाइम है, तुम लिखने बैठ जाओ, जैसे कोविड तुमने सारा देखा, आज तुम कोविड के बारे में लिखने बैठ जाओ, तुम्हारे अपने अकाउंट्स हैं, तुम पूरे कोविड के टाइम अकाउंट लिखते रहे कि अब इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ये हुआ, ये सपोर्ट इंडिया ने भेजी, वैक्सीन इतनी होगी, सब कुछ लिखा। तुम वो लिख रहे हो जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री बनेगा। आज से बहुत साल बाद जब तुम्हारा कोई वो सोर्स उठा के देखेगा, तो ये यही मानेगा ये प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि इस पर्सन ने जो उस टाइम पे देखा, इसने वही लिखा। आज से लेट्स सपोज 50-60 साल बाद कोई एक पर्सन आपकी बुक से अपनी खुद की बुक लिखने बैठता है, आपकी बुक से इंस्पायर होकर कोविड पे वो किताब लिखने बैठता है, आपकी किताब भी उठाई होगी और 10 लोगों की भी किताब उठाई होगी, उस सोर्स ऑफ हिस्ट्री को कहते हैं सेकेंडरी। जो पर्सन खुद उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, लोगों के अकाउंट्स बोरो करके उसने अपनी हिस्ट्री क्रिएट की, उसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कल्हान ने यही किया था। कल्हान तभी पूरी हिस्ट्री को ट्रैक कर पाया क्योंकि उसने पहले के सारे जितने अकाउंट्स उसे मिलते गए वो सबको जोड़ता गया और पूरी की पूरी कश्मीर की हिस्ट्री उसने क्रिएट की है। ये राज तिरंगनी किताब इसलिए बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि कश्मीर की प्रॉपर हिस्ट्री इससे निकल के आती है और इसी से पता चलता है एक टाइम संतों का ही लैंड होता था। कल्हान की अपनी किताबों में सब कुछ लिखा होगा, ठीक है, क्लियर है। अगली चीज है आपकी जियो टैगिंग। जियो टैगिंग क्या होती है? देखो जियो टैगिंग का मतलब होता है किसी जगह की ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये कैसे होता है कि आप जो आपका डिजिटल मैप एग्जिस्ट करते हैं, जो आपने सैटेलाइट से मैप तैयार कर दिए हैं, उसके ऊपर कोई लोकेशन मार्क कर दो, उसे कहते हैं जियो टैग कर देना, ठीक है। लेट्स सपोज सरकार ने जितने भी आज तक फ्लाईओवर बनाए, सरकार सारे के सारे फ्लाईओवर जियो टैग कर देती है, ठीक है, सारे फ्लाईओवर्स को नाम दे दिया, उन सारे फ्लाईओवर्स को जियो टैग कर देती है। हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम जब भी किसी भी लेट्स सपोज मैं सर्च करना चाहता हूं कि आज तक कितने आज तक कितने नेशनल हाईवेज बने हैं जो 2 किलोमीटर से बड़े हैं, तो इनके साथ में इनकी डिटेल भी जोड़ दी जाती है कि 2 किलोमीटर से बड़े कौन से हैं, कितनी कितनी इनकी लेंथ है, सबकी लेंथ जोड़ दी गई। मैं वहां पे जब ऑनलाइन सरकार के पोर्टल पे जाऊंगा, भूवान करके सरकार का पोर्टल है, जहां पे अगर तुमने ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, सरकार का अपना खुद का जो पोर्टल है वो है भूवान। भूवान पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंडिया के फ्रेश वाटर का मैप देखना चाहते हो, ये बाकी प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हो, मनरेगा में क्या क्या काम हुआ है उसकी, आजकल मनरेगा के काम की भी जियो टैगिंग करने लग गए हैं ताकि वो प्रॉपरली दिखने लग जाए। यहाँ से हम प्रॉपरली उनकी भी जियो टैगिंग करने लगे हैं ताकि मनरेगा वो वाली स्कीम ना रहे जहां पे एक दिन खड्डे खोद रहे हैं, अगले दिन खड्डे भर रहे हैं। तो अब जो एसेट बनाए जाएंगे मनरेगा के अंदर भी कंपलसरी कर दिया गया है कि जियो टैग करना है अपना सबको। तो लेट्स सपोज आप यही चेक करना चाहते हो कि सरकार ने डिक्लेयर किया था कि हमने 1000 करोड़ में सारे कैनाल साफ किए हैं, ठीक है, कैनाल्स के नाम स्पेसिफाइड होंगे सरकार ने कौन से 1000 करोड़ में साफ किए हैं। वो 1000 करोड़ में जो भी साफ होता है ना, आजकल सब कुछ जियो टैग करना पड़ता है। अगर आप देखना चाहते हो सरकार ने एक्चुअली किया है या नहीं किया, तुम वो सारी जियो टैगिंग चेक कर सकते हो। अगर वहां पे और तुम्हें लोकेशन पता चल गई कि कहां कहां सफाई की है, तुम उस साइट को विजिट करके भी देख सकते हो कि यहाँ पे सफाई हुई है या नहीं हुई। तो अगर करप्शन हुई है, करप्शन भी आइडेंटिफाई करनी आसान है। जैसे वो पहले जोक बनते थे ना कि मंत्री कहता था कि ये पुल दिख रहा है, कहता नहीं दिख रहा, कहता कागज पे देखो, कागज पे दिखेगा, कागज पे है पर असली में नहीं है। पर अगर अब मैंने सैटेलाइट से उसे टैग कर दिया, तब तो वहां होना चाहिए ना पुल, तभी टैग कर रहा हूं मैं,
ठीक है, नहीं तो कोई भी मेरी स्टोरी को पकड़ लेगा। तो इस तरीके से जियो टैगिंग अब काम करती है। ठीक है, जियो टैगिंग का मतलब यही होता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन को किसी ना किसी चीज से टाई कर देना। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आपकी जो फोटोग्राफ, जैसे आप कभी मोबाइल पे फोटोग्राफ क्लिक करते हो, आपकी गैलरीज में लिखा आता है ना आपने किस शहर में किस जगह पे फोटो क्लिक की है, वो आपकी फोटो को जियो टैग आपके फोन अपने आप ही कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी फोटो वीडियोग्राफ्स ये भी टैग हो सकते हैं, वेबसाइट्स भी, एसएमएस भी, क्यूआर कोड भी, हर चीज, आरएसएस फीड्स होते हैं जो आपके अपडेट्स आते हैं। जैसे आप न्यूज जो है, आप जिस एरिया में ट्रैवल कर रहे होते हो आप उस एरिया स्पेसिफिक न्यूज भी ले सकते हो, क्योंकि आपके न्यूज आपको जियो टैग कर लेते हैं कि आप कहाँ घूम रहे हो और उसके मुताबिक। ठीक है, जैसे यहाँ बैठे हो, आपको क्या इंटरेस्ट है मंगोलिया में क्या चल रहा है, ठीक है, आपको यही इंटरेस्ट होगा ना इंडिया या इंडिया के नेबरहुड में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, तो तुम्हें यहाँ की न्यूज में लिखी है, और इंडिया में भी जिस एरिया में घूम रहे हो वहां की न्यूज में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ जिस एरिया को तुम बिलोंग करते हो वहां पे इंटरेस्ट होगा, और जगहों पे थोड़ी इंटरेस्ट है। मतलब रैंडम डेज पे मुझे क्या लेना देना कि भावनगर में क्या चल रहा है, मुझे तो एक आम दिन में ये होगा ना चंडीगढ़ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेरी जियो टैगिंग यहाँ की होनी चाहिए, यहाँ का पता होना चाहिए, तो वो चीज इस तरीके से। क्लियर है, कोई भी डाउट? तो ये इस तरीके से काम करता है।